वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात होगी फिल्म कर्मा की। कर्मा को भी बनाया था सुभाष घई ने। बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा भी है कि आप आजकल सुभाष घई की फिल्मों की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। तो एक्चुअली क्या है कि जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ और उसमें से अगर जितने भी एनेक्डोट्स मुझे निकलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उसको आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ वो ये सुविन सिन्हा ने लिखा है सुभाष घई पे। और इसमें बहुत सारे उनकी जो फिल्मोग्राफी है उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं, किस किस तरह से वो फिल्में बनी थी। तो जैसा पहले मैंने कर्ज और विधाता और हीरो की बात की, आज मैं सोच रहा हूँ कि कर्मा की बात करूँ, क्योंकि किसी ने कहा भी था कि आप प्लीज कर्मा की स्टोरी सुनाइएगा। तो कर्मा की जो कहानी है बनने की वो भी बड़ी दिलचस्प थी। एक तो जैसा मैंने बताया कि हीरो के सुपर हिट होने के बाद कर्मा पे ही पहले काम स्टार्ट हुआ था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हालांकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि सुभाष घई को फिल्म को रोक करके मेरी जंग कंप्लीट करनी पड़ी। तो मेरी जंग बनी, सिल्वर जुबली हुई, हिट हो गई। उसके बाद फिर से कर्मा पे दोबारा से काम स्टार्ट हुआ। कर्मा बनाने का एक रीज़न और भी था, क्योंकि उस वक़्त जो देश के हालात थे, अगर आपको याद होगा, फ़िल्में जो भी बनती है वो सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करती है। और सुभाष घई भी चाह रहे थे कि उस वक़्त जैसा देश में हालात थे, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मार दिया था। और टेररिज़्म जो है वो एक बहुत बड़ा मेनाce हो गया था इंडिया में। तो सुभाष घई ने सोचा कि एक ऐसे फ़िल्म बनाने का टाइम आ गया है जो कि एक तरह से पैट्रियोटिज़्म का जो इमोशन है वो फिर से लोगों में जगाए। क्योंकि ये काम पहले मनोज कुमार ही करते थे और क्रांति के बाद वैसे फिर कोई बहुत ज़्यादा देशभक्ति वाली फ़िल्म बनी नहीं थी। और टेररिज़्म जैसे इश्यू को थोड़ा-सा हाइलाइट करना वो चाहते भी थे। तो उन्होंने सोचा कि कर्मा बनाते हैं। और कर्मा का जो इंस्पिरेशन जो था वो कहीं न कहीं वी शांताराम की दो आँखें 12 हाथ और शोले से था। क्योंकि जो दो आंखें 12 हाथ में एक जेलर जो है वो कैसे कैदियों को रिफॉर्म करता है उसकी कहानी थी। और जो ये फिल्म थी शोले, उसमें आपने देखा है कि दो कैदियों को ला करके ठाकुर बलदेव सिंह जो है वो अपने परिवार के साथ जो भी बुरा हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो इन दोनों कैदियों को हायर करते हैं। और जो कैदी भी जो हैं, जो जय और वीरू जो हैं, वो हैं बुरे लोग लेकिन विथ गोल्डन हार्ट, उस तरह के कैरेक्टर्स थे। सुभाष घई ने सोचा कि इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट करके इसको कर्मा बनाते हैं और इसमें जो कैदी हैं, जेलर जो इन कैदियों को हायर कर रहा है, वो एक खास मिशन के लिए हायर कर रहा है। और वो मिशन पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं है, वो मिशन एक्चुअली में देश के दुश्मनों से लड़ने का है। तो उसमें वो डायलॉग भी कहते हैं दिलीप कुमार कि अगर यहाँ मरोगे तो मुजरिम कहे कहे जाओगे, अगर वहां पे लड़ते हो सिपाहियों की तरह तो देश के शहीद कहलाओगे। तो ये इनका आइडिया था कर्मा बनाने का। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड थी वो, दो आंखें 12 हाथ से भी, शोले से भी। इसलिए बहुत लोग उसको बोलते भी है कि कर्मा जो है वो तो पूरी की पूरी शोले की ही कहानी है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट भी है। तो ये आइडिया था और कहानी सचिन भौमिक के साथ मिलकर के सुभाष घई ने लिखी। और जो जेलर का जो कैरेक्टर था उसके लिए कोई डाउट नहीं था सुभाष घई के मन में। उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि इस कैरेक्टर में दिलीप कुमार ही फिट होंगे। उनके साथ उन्होंने विधाता बनाई भी थी और उनके साथ इनकी ट्विनिंग बड़ी अच्छी हो गई थी। तो जेलर के रोल के लिए, क्योंकि जो इम्पैक्ट जो जो इम्पोर्टेंस है उस किरदार का उस पूरी कहानी में, दिलीप कुमार से बेहतर उन्हें कोई ऑप्शन लगा नहीं। तो दिलीप कुमार को ले लिया गया। दिलीप कुमार से बात भी हुई, तो दिलीप कुमार ने जब स्क्रिप्ट उनको सुनाया तो दिलीप कुमार ने कहा भी कि इस स्टोरी को आप बिल्कुल सिर्फ एक्शन फिल्म की तरह मत ट्रीट कीजिएगा, इसको आप इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डालिए। फैमिली, जो जेलर की जो कहानी है उसकी फैमिली की बैक स्टोरी डालिए, जो तीनों कैदी हैं उनकी बैक स्टोरी डालिए, और सारे कैरेक्टर्स को ठीक से डेवलप कीजिएगा। डोंट जस्ट मेक इट एज एन एक्शन फिल्म। क्योंकि उस वक्त टाइम ऐसा था कि बहुत सारी मसाला फिल्में चलती थी एक्शन वाली, तो सबको लगता था बस यही बना दो चल जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि इसमें राइट प्रोपोर्शन में ह्यूमन इमोशंस होने चाहिए और उसको ट्रीट बिल्कुल वैसे ही करना, जो कि आपकी एक खास बात भी है, क्योंकि सुभाष घई जिस तरीके की उन्होंने विधाता और हीरो बनाया था, तो वो कहे कि इसको, इस स्टोरी को और बेटर तरीके से डेवलप करना। ठीक है, फिर पैसे वैसे की बात हुई, तो विधाता में जितना भी चार्ज किया था दिलीप कुमार ने, उससे 10% ज्यादा का इंक्रीमेंट देकर के दिलीप कुमार को इसमें हायर किया गया। रुक्मणी जो नूतन का कैरेक्टर था, नूतन 50s के दौर की टॉप हीरोइन थी। और 50s के दौर में दिलीप कुमार भी नंबर वन हीरो थे उस समय के। नंबर वन तो क्या, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद तीनों स्टार थे। अब जिनको आप नंबर वन अपने हिसाब से कर लो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50s में दिलीप कुमार और नूतन ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया था। तो ये पहली बार था जब कर्मा के लिए नूतन और दिलीप कुमार ने एक साथ अपना इस फिल्म में पहली बार नजर आए। क्योंकि वो जो ऐसा टाइम था, ये जो 80s का जो दौर था, उसमें दिलीप कुमार भी एक तरह से कम बैक कर रहे थे।
विद क्रांति, मशाल, शक्ति, विधाता। और नूतन ने भी एक तरह से मैं तुलसी तेरे आंगन में कमबैक किया था और उसके बाद फिर वो बहुत सारी फिल्मों में उस वक्त नजर आ रही थी, साजन की सहेली जैसे फिल्में, नाम, मेरी जंग तो थी ही। तो नूतन इस तरह से ऑन बोर्ड हो गई। अब सवाल था कि ये 3 कैदी जो होंगे वो किसे लिया जाए? तो 2 का तो बिल्कुल ही क्लियर था सुभाष घई को, क्योंकि उन्होंने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था और अनिल कपूर को वो पहले से ही जानते थे, इसलिए कर्मा में पहले ही कास्टिंग उनकी हो गई थी। तो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ तो हो गए। थर्ड कैरेक्टर जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, खैरू। और उस समय ऐसा था कि वो बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था और सुभाष घई को वैसा इंटेंस रोल करने वाला कोई यंग एक्टर उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त नसीरुद्दीन शाह ग्लोबली फेमस हो रहे थे अपने आर्ट फिल्म में, जिस तरीके का काम वो कर रहे थे और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी फिल्में दिखाई जाती थी, श्याम बेनेगल वाली। और नसीरुद्दीन शाह कोशिश कर रहे थे कि कमर्शियल सिनेमा में भी अपनी एक पहचान बनाए। तो जैसा परफॉर्मेंस वो देते थे, सुभाष घई को लगा कि ये इस कैरेक्टर के साथ नसीरुद्दीन शाह जस्टिस कर सकते हैं, तो उन्हें उन्हें ले लिया गया। सुभाष घई ने एक्चुअली नसीर को हायर करने के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही है। उन्होंने कहा था कि द बेस्ट थिंग अबाउट मेकिंग कर्मा वाज दैट नो एक्टर आस्क्ड मी अ सेकंड क्वेश्चन। किसी ने भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा था। दे हर्ड द स्टोरी एंड द रेम्युनरेशन एंड अग्रीड, एक्सेप्ट नसीरुद्दीन शाह, क्योंकि सब जो है वो कहानी सुन के तैयार हो गए थे और जो जितना भी पैसा सुभाष घई दे रहे थे सब उसमें काम करने को तैयार थे, सिर्फ सिवाय नसीरुद्दीन शाह के, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह को जो पैसे ऑफर किए गए थे वो उतने ही किए गए थे जितना अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को मिल रहे थे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि आप मुझे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे एक्टर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं एक अलग बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरी जिस तरह की फिल्मोग्राफी है, जिस तरह का काम मैंने किया, इंटरनेशनली जो मेरा रिकॉग्निशन है, तो आपको यू हैव टू कंसिडर दैट, और मेरा रेम्युनरेशन इन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जितने पैसे अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को मिले थे उससे 10-15% ज्यादा अमाउंट नसीरुद्दीन शाह को दिया गया। इस फिल्म में इस कास्टिंग के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी थी कि नसीरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार डिस्टेंट रिलेटिव हैं, बहुत दूर का रिश्ता भी है इनका, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक नसीरुद्दीन शाह की किताब है, खुद उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा, आप जानोगे कि इन दोनों के रिश्ते में खटास की वजह क्या है। कई इंटरव्यूज में भी नसीरुद्दीन शाह ने बताया था कि जब दिलीप कुमार को पता चला कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो दिलीप कुमार ने कहा था कि अच्छे घर के लड़के जो हैं वो इस प्रोफेशन में नहीं जाते हैं, और नसीरुद्दीन शाह को ये बात बुरी लगी थी और वो उन्होंने कह दिया था कि तो फिर आप इस प्रोफेशन में क्यों हैं। तो इस तरह की कुछ बातें थी। अगर वो किताब अभी मेरे पास है नहीं तो मैं और डिटेल में आपको वो स्टोरी सुनाता। तो दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे और थोड़े दोनों को लगता था कि सामने वाला ओवररेटेड है। ये बात सुभाष घई ने भी कही है अपनी किताब में। तो नसीरुद्दीन शाह मान गए करने के लिए, और उनको उनके पोटेंशियल के हिसाब से रोल समझाने के लिए सुभाष घई ने एक कॉन्फ्रंटेशन सीन भी डाला इस फिल्म में, जो आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह जो हैं, जब नसीरुद्दीन शाह इनकी तरफदारी करते हैं कि आप इन दोनों कैदियों को छोड़ दो, मैं आपके साथ मिशन पे चलूंगा, इन लोगों को क्योंकि इन्हें अब प्यार हो गया है तो आप इनको छोड़ सकते हो। और फिर जो दिलीप कुमार उनसे कहते हैं कि राणा विश्व प्रताप को नहीं चाहिए ऐसे सिपाही जो अपना हथियार डाल दे माशुका के प्यार में। वो बड़ा अच्छा सीन है, वो बहुत मजेदार सीन था। तो वो सीन ऐड किया गया था ये देखने के लिए कि कौन जो है वो ज्यादा, और दोनों को पॉइंट स्कोर करना था एक्चुअली उस सीन में। तो और वो सीन शूट करना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों एक दूसरे को की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। तो क्या हुआ कि उसको आधे आधे में शूट किया गया। एक दिन दिलीप कुमार का सीन लिया गया और दूसरे दिन नसीरुद्दीन शाह का लिया गया, लेकिन एक दो फ्रेम्स में दोनों के साथ चाहिए था। तो सुभाष घई ने दोनों को रिक्वेस्ट किया कि देखिए, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो आपको साथ में एक सीन करना ही पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो सीन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हीरोज की कास्टिंग हो गई। दिलीप कुमार, रुक्मणी, जो नूतन का जो कैरेक्टर था वो सब हो गया। हीरोइंस कैसे लेना है, क्योंकि उस वक्त श्रीदेवी बहुत ज्यादा डिमांड में थी, नगीना वगैरह हिट हो गई थी, तो और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी थी। तो सुभाष घई ने उनको अप्रोच किया और पहले ही बता दिया कि देखिए, ये जो है एक मेल डोमिनेटेड कहानी है और इसमें हीरोइन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन कैरेक्टर मजेदार है, तो आप देखो तो आपको अच्छा लगेगा। और उन्होंने जो पहला सीन सुनाया श्रीदेवी को, वो वही था जो श्रीदेवी की जो एंट्री होती है फिल्म में, जब वो शिकार कर रही हैं और जो जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भालू के भेष में उनको गोली मार रही हैं। तो ये सीन उनको सुनाते ही श्रीदेवी को पसंद आया, मजा आया सुन करके। लेकिन उन्हें कह दिया कि आई एग्री कि अगर आप कह रहे हो कि फिल्म में मेरा रोल छोटा है,
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मार्केट का जो मेरा चार्ज है, फीस जो है मैं वही लूँगी। तो इस तरीके से दिलीप कुमार के बाद उस फ़िल्म में जो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे, वो श्रीदेवी थी। और चूँकि पूनम ढिल्लों भी उस वक़्त काफ़ी पॉपुलर थी, नूरी और नाम जैसी फ़िल्मों के बाद से, तो उन्हें हायर कर लिया गया। तो हीरो-हीरोइन तो फाइनल हो गए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था विलेन डॉक्टर डैंग का, क्योंकि वही है आतंकवादी जिससे हमारे इन सोल्जर्स को लड़ना था। तो ये कैरेक्टर जो था, जिस तरीके से इसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था सुभाष घई ने, ये बड़ा एक कूल सा कैरेक्टर था। इंग्लिश में बात करता है, पोएट्री सुनता है, फ्लावर से इसे बड़ा लगाव है। तो एक कूलनेस चाहिए थी। अब सुभाष घई के साथ हर फ़िल्म में अमरीश पुरी होते थे, लेकिन उनका जो पर्सोना था वो इस कैरेक्टर के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो सुभाष घई दुविधा में थे कि किसे लिया जाए। तो संजीव कुमार से इनकी दोस्ती थी उस वक़्त। तो एक दिन डिनर पे बात हो रही थी, तो संजीव कुमार ने बताया कि देखिए, एक लड़का है, उसने सारांश में बड़ा अच्छा काम किया है। सारांश पहले मैं करने वाला था, लेकिन किसी वजह से मैंने नहीं किया। उसने किया है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। वो थिएटर का बैकग्राउंड का है, तो शायद आपको ये लड़का पसंद आए। तो सारांश सुभाष घई ने देखी तो नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि 1-2 दिन के बाद एक दिन होटल सी रॉक जो है बॉम्बे में, वहाँ से डिनर करके सुभाष घई निकल रहे थे होटल से। तो पीछे से किसी ने आवाज़ दिया। पीछे मुड़ के देखा सुभाष घई ने, तो एक लड़का आया, थोड़ा गंजा-सा था, और उसने बोला कि हेलो, अ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरा नाम अनुपम खेर है और मैंने सारांश किया है। अब ये इत्तेफ़ाक है कि 2 दिन पहले संजीव कुमार ने जिसकी बात कही थी, वही लड़का इन्हें डायरेक्टली मिल गया। तो सुभाष घई ने उन्हें देखा और चेहरे पे एक ग्लो था अनुपम खेर के। वो देखने में भी थोड़े फेयर हैं, कश्मीरी पंडित हैं। तो ग्लो था उनके चेहरे पे, और एक 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 मासूमियत भी थी। और सुभाष घई को चाहिए था कि मेरा विलेन ऐसा ही हो, जो देखने में बड़ा ऐसा ना लगे कि बहुत खूंखार सा विलेन है। आपने डॉक्टर डैंग को देखा ही है। तो सुभाष घई ने कहा कि ठीक है, आप कल मेरे ऑफ़िस आइए। फिर जैसे ही ऑफ़िस आए, तो सुभाष घई ने तुरंत बोल दिया कि आप मेरी अगली फ़िल्म में विलेन डॉक्टर डैंग बनने वाले हो, मेन विलेन है वो। और अनुपम खेर को भी लगा कि ये क्या है, तो आपने सीधे मेरे को इतना बड़ा रोल दे दिया। लेकिन वो एक चैलेंज था, तो अनुपम खेर ने उसे एक्सेप्ट किया। और फिर जिस तरीके का आपने परफॉर्मेंस देखा ही अनुपम खेर का, वो सारांश के बाद एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि ये सारांश में कहाँ वो एक बूढ़ा इंसान है। 28 साल की एज थी उस वक़्त जब अनुपम खेर ने सारांश किया था, और सारांश से सीधे कर्मा का डॉक्टर डैंग बन रहा है, तो वो एक बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। आपने उनके डायलॉग देखे होंगे, जब वो जो इंट्रो सीन है डॉक्टर डैंग का, वो कितने प्यार से बात करते हुए दिलीप कुमार के साथ चलते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, जेल में मेरी किताब रख देना। वो सीन बड़ा अच्छा था। वो लगा कि बड़ा इनोसेंट, बड़ा ये तो प्यारा सा इंसान है, लेकिन वो अंदर से कितना खूंखार है, वो तुरंत पता चल जाता है जब दिलीप कुमार उन्हें पहला थप्पड़ मारते हैं, और अनुपम खेर कहते हैं कि इस थप्पड़ की गूंज अब तुम्हें सुनाई देगी। और इसका जो बदला जो एंड में दिलीप कुमार लेते हैं, फ़िल्म में ड्रामा बहुत था। आपने देखा होगा कि वो जो मसाला होता है हिंदी फ़िल्मों में, जब दिलीप कुमार अनुपम खेर को मारते हैं, तो वो स्टेन गन से भारत माता, वो पूरा इंडिया का मैप बना देते हैं, और बीच में अनुपम खेर रहता है। तो इस तरह की चीज़ें थी। मसाला फ़िल्म तो थी ही, आपने देखी है कर्मा किस तरीके की फ़िल्म थी। तो कास्टिंग तो हो गई। अब चूँकि जैसा पहले ही मैंने बताया कि सुभाष घई अपनी फ़िल्मों में म्यूज़िक को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो चाहते थे कि चूँकि ये फ़िल्म एक देशभक्ति जैसी फ़िल्म है, और देशभक्ति की भावना जगाने वाली फ़िल्म है, तो इसमें ऐसा एक गाना ज़रूर होना चाहिए जो कि हर इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे बजे। और उसका जो मुखड़ा था, वो सुभाष घई ने खुद ही लिख दिया था कि हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। लेकिन इसकी आगे की लाइन उन्हें नहीं समझ में आ रही थी कि क्या करें। तो ये मुखड़ा लेकर के वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए और बताया कि देखो, ये मेरा टाइटल सॉन्ग का मुखड़ा है, अब इसमें तुमको ट्यून कैसे बताना है तो आप देख लो। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हारमोनियम लेकर के कुछ-कुछ किया, थोड़ा-सा दिमाग लगाया और एक ट्यून क्रिएट कर दिया। और फिर दोनों आनंद बख्शी के पास गए कि भैया, ये हमारा जो इंट्रो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है इस फ़िल्म का, ये देख लीजिए और इसको बनाइए। उसके अलावा भी बहुत सारे गाने जो थे अच्छे थे। दे दारू मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा जो मनहर उदास और इनका सॉन्ग है जो जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी पे पिक्चराइज़ किया था। गाने भी इस फ़िल्म के अच्छे ही थे। तो म्यूज़िक भी हो गया। अब ये जो कैरेक्टराइज़ेशन जो था, जो डेवलप करना था इनको, दिलीप कुमार के तो जेलर का तो कैरेक्टर था ही, और चूँकि दिलीप कुमार ने कहा था कि बाकी कैरेक्टर्स को भी आप ठीक से डेवलप करना, तो जो अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर है, उसको लेकर के थोड़ा-सा मेहनत किया गया, क्योंकि तीनों एक्टर्स को एक तरीके से चैलेंज दिया था सुभाष घई ने। जो अनिल कपूर थे, उन्होंने उनकी पिछले फ़िल्म मेरी जंग में बहुत इंटेंस रोल किया था। तो उन्हें इसमें थोड़ा जोकर टाइप का रोल दिया, जो कि थोड़ा कॉमेडी करता है, हँसी-मज़ाक करता है, जो अनिल कपूर का कैरेक्टर है।
जैकी श्रॉफ चूंकि इंटेंस थे उसमें, गुंडे का रोल किया था उन्होंने हीरो में, तो इस बार उन्हें रोमांटिक रोल दिया। और नसीरुद्दीन शाह को तो जैसा उनका उस वक्त इमेज था, इंटेंस रोल दिया था। और तीनों जो है वो अलग अलग इंडिया के स्टेट से थे। एक नॉर्थ इंडिया से था, जो बैजू है आपका, जैकी श्रॉफ वो महाराष्ट्रियन है, और जो नसीरुद्दीन शाह खैरू है वो हैदराबाद से आता है। तो सबकी एक थोड़ी छोटी सी बैक स्टोरी भी डाली। और सबसे खास बात जो कि जैसा हर फिल्म में सुभाष घई की होता है कि एक खास ट्यून रहती है जो कि उस फिल्म में हर बार बजता है। जैसे कर्ज का जो वो गिटार का ट्यून था, या फिर वो जो फ्लूट का था उसमें हीरो में, या फिर मेरी जंग में वो जो पियानो है। तो इस बार क्या किया कि इस बार बैंजो यूज किया, और वो इंस्ट्रूमेंट बजा जैकी श्रॉफ का। तो जैकी श्रॉफ जो हीरो में फ्लूट बजाते थे, इस बार वो बैंजो बजा रहे थे। और वो जो टिंग 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 टंग टंग टंग, तो ये जो ट्यून था ये खास तौर पे क्रिएट किया गया, धर्मा का थीम म्यूजिक ये बना उस तरीके से। तो कैरेक्टराइजेशन हो गए, और फिल्म शूटिंग चल ही रही थी कि बीच में अचानक से क्या हुआ कि गुलशन राय, जो उस वक्त बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, उन्होंने एक बम फोड़ दिया। उन्होंने सुभाष घई से कहा कि आप बेकार ये फिल्म बना रहे हो, आप इस फिल्म को अभी ही बंद कर दो। अब सुभाष घई वो परेशान कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों गुलशन राय ऐसी बात कर रहे हैं। तो हुआ ये था कि उस समय 80s में वीसीआर का जो जमाना आ गया था, उसने पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। अगर आप यूट्यूब पे आज भी सर्च करोगे तो एक प्रोटेस्ट मार्च का वीडियो आपको दिखेगा, जिसमें बहुत सारे 80s में एक्टर्स, जितेंद्र वगैरह सब जो हैं वो मार्च कर रहे हैं बॉम्बे में, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट वीडियो पायरेसी। क्योंकि वीसीआर के आ जाने से बहुत वीडियो पायरेसी ज्यादा होने लगी थी। बड़ी बड़ी फिल्में जो भी आती थी मार्केट में, उसके कैसेट्स तुरंत आ जाते थे, कई बार तो रिलीज से पहले उसके कैसेट्स आ जाते थे। और लोग, चूंकि लोगों ने वीसीआर भी खरीदना स्टार्ट कर दिया था, जिनके पास घर में नहीं थे वो भाड़े पे लेकर के आ जाते थे और वो देख लेते थे। तो इस तरह से फिल्म मेकिंग का जो पूरा बिजनेस था वो बड़ा मंदा चल रहा था। एंड नॉट जस्ट दैट कि जो लोग घर में देख लिए, ऊपर से क्या होता कि छोटे छोटे पार्लर्स खुल गए थे, छोटे छोटे सिनेमा हॉल, जिसमें क्या होता कि एक बड़ा टीवी स्क्रीन पे वीसीआर में कैसेट लगा करके फिल्म दिखाया जाता था, और देखने वालों से 2-2 रुपए चार्ज किए जाते थे। तो एक तरह से वो मिनी थिएटर था, गांव में थे। इनफैक्ट मैंने भी, हम जो है जुम्मा चुम्मा वाली फिल्म, वो मैंने वैसे ही मिनी थिएटर में देखा था, बहुत बचपन में, बहुत छोटे में, गांव में। तो ऐसी चीजें बहुत खुल गई थी। ऊपर से वीडियो कोच बसेस, अगर आपको याद होगा, अगर 90s में अगर आपने बसों में ट्रैवल किया है, तो वीडियो कोच बहुत होता था कि बस में ही टीवी लगा देते थे, तो उसमें वीसीआर से कैसेट दिखा करके पिक्चर चलाते रहते थे। आज भी अगर आप जाओगे इंटीरियर में तो उस तरह की चीजें होती है। अब सीडी प्लेयर चलता होगा, उस वक्त वीसीआर चलता था। तो इसने पूरा जो है वो इस फिनोमिना जो थी, ये वीसीआर और वीसीपी जो थी, इसने इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे रखा था। तो गुलशन राय ने कहा कि यार आप इतना मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इस फिल्म में मल्टी स्टारर होने की वजह से फिल्म का कॉस्ट बहुत बढ़ गया था, इतने सारे स्टार्स थे। तो उन्होंने कहा कि आपने मल्टी स्टारर फिल्म बना ली है, और आपका कॉस्ट रिकवर कैसे होगा, आप देख लो। क्योंकि अब लोग जो है वो सिनेमा हॉल में जाना ही छोड़ चुके हैं। मेरी जंग भी बड़ी मुश्किल से सुभाष घई ने जो बनाई थी, वो तो उनके नाम पे लोग आ गए थे देखने के लिए, लेकिन ये बात सच है कि कर्मा के टाइम तक में तो और भी हालत खराब थे। तो इस बात ने सुभाष घई को बड़ा परेशान किया। इसका भी उपाय सुभाष घई ने ही निकाला। उन्होंने 90 थिएटर्स का एक लिस्ट बनाया अक्रॉस इंडिया, और उनके मालिकों को लेटर लिखा, और बोला कि देखिए, क्योंकि एक तो यह है कि वीसीआर आ जाने से घर में लोग कंफर्टेबली घर में पिक्चर देख रहे थे। रीजन ये था कि सिनेमा हॉल जाना अपने आप में एक टीडियस टास्क हो गया था फैमिली ऑडियंस के लिए। आप औरतों को लेकर के जा नहीं सकते, थिएटर में टॉयलेट्स की हालत खराब है, 5-10 सीढ़ियों पे थूके रहते थे, मतलब पान के दाग आपको दिख रहे हैं, गर्मी रहती थी, पंखा वंखे ठीक से नहीं चलते थे, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत थे। तो लोगों को ये भी लगने लगा कि जब मैं घर में आराम से देख सकता हूँ तो मैं थिएटर क्यों जाऊँ। लेकिन क्या होता है कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला सुभाष घई ने, वो ये था कि देखिए, कई बार क्या होती है कि कोई ऐसी फिल्म होती है जो कि हम कहते हैं कि ये फिल्म तो थिएटर में ही देखनी है, ये थिएटर में ही देखने में मजा आएगा। जैसे बाहुबली मान लो कि यार इसका वीएफएक्स या जो भी कमाल जो इसमें किया है, टेक्निकली जो ये फिल्म इस तरह की बनी है, इसे थिएटर में देखने में मजा आएगा। या धुरंधर, या शोले, इस तरह की फिल्मों को हमेशा कहते हैं कि बड़े पर्दे पे ही देखने वाली फिल्म है, इसे छोटे पर्दे पे नहीं देखा जा सकता। और सुभाष घई का जो फिल्म मेकिंग का जो आइडिया हमेशा रहता था, वो ये था कि मेरी फिल्म मेकिंग जो है वो विशाल रहे, बड़े कैनवस पे मैं फिल्म बनाऊं। तो कर्मा को जब ये शूट कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मुझे डालने पड़ेंगे, टेक्निकली इसे बहुत फाइन बनानी पड़ेगी, ताकि थिएटर के बिना अगर आप ऐसे छोटे पर्दे पे देखो तो आपको ये फिल्म अच्छी ना लगे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कर्मा में लॉन्ग लॉन्ग शॉट्स हैं, वाइड शॉट्स हैं, जेल के, पहाड़ों के, जो मनाली में ये पूरी जो फिल्म जो शूट हुई थी, तो लॉन्ग शॉट, टॉप एंगल शॉट,
और जो साउंड इफेक्ट जो थे, जो कॉरिडोर में अगर अनुपम खेर और दिलीप कुमार चल रहे हैं तो फुटस्टेप की आवाज आपको आ रहे हैं, जैसा कि हमने शोले में देखा था कि घोड़े के टापुओं की आवाज आ रही है। पहले क्या होता था कि बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया और वो किसी भी तरीके से फिल्म बना ले, लेकिन ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जब ज्यादा काम होता है ना, तो फिल्म स्क्रीन पे बहुत बेटर रिफ्लेक्ट करती है। तो जैसे वो फुट स्टेप्स के हो, या फिर अगर आपको याद होगा वो जो थप्पड़ की गूंज वाला जो सीन है, तो वो थप्पड़ की गूंज वाकई उस तरीके से इको करती है। और उसके बाद जो अनुपम खेर का जो डायलॉग है कि ये गूंज सुनी तुमने राणा, इस गूंज की गूंज अब तुम्हें सुनाई देगी, तो वो डायलॉग जो है वो इको करता था। तो उस तरीके से बनाया गया था, और ये फिल्म स्क्रीन पे ज्यादा बेटर लगे इसलिए आपको थिएटर में डॉल्बी साउंड्स होने चाहिए। तो 90 थिएटर मालिकों को मुक्ता आर्ट्स, सुभाष घई की जो कंपनी है, उसने लेटर लिखा कि प्लीज अपने अपने थिएटर को रिनोवेट कीजिए, हम जो एक फिल्म लेकर के आ रहे हैं वो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट है, और आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, मुक्ता आर्ट्स विल फाइनेंस दिस थिंग। एक न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक थिएटर था, ऑडियन थिएटर, उसमें उसके मालिक से जब सुभाष घई मिलने गए, तो उसके मालिक ने सुभाष घई को कहा कि आप अभी आज के डेट में फिल्म बनाने की बात कर रहे हो और कॉस्ट रिकवर करने की बात, तो आप कैसे रिकवर करोगे? एक हफ्ते भी कोई फिल्म नहीं चल पा रही है। उन्होंने पार्किंग में दिखाया कि देखिए पार्किंग में सिर्फ एक गाड़ी है, और वो गाड़ी भी मेरी ही है क्योंकि ऑडियंस थिएटर में आ ही नहीं रही है। लेकिन मुक्त वो सुभाष घई ने कहा कि देखिए आप पहले अपने टॉयलेट्स की मरम्मत कराइए, पंखे ठीक करवाइए, खिड़कियां ठीक कराइए, और सीट्स जो हैं वो जो टूटे फूटे सीट्स हैं कि उसमें से खटमल निकले हुए हैं, रबड़ निकला हुआ है, स्प्रिंग निकला हुआ है, इन सबको बनवाइए। फिल्म देखने अगर फैमिली आती है तो वो कंफर्टेबली देखना चाहती है, इतने इस गंदे माहौल में देखना नहीं चाहती। अब थिएटर ओनर के पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन चूंकि सुभाष घई ने कहा था कि मैं पैसे दूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे तो लग नहीं रहे, आप दे दो। बॉम्बे में, दिल्ली में, पुणे में, बहुत जगह, बहुत सारे थिएटर्स में इस तरह से काम करवाया गया, और तब जाकर के फिर फाइनली फिल्म रिलीज हुई 1986 के इंडिपेंडेंस डे से जस्ट 2 हफ्ते पहले। और जब फिल्म रिलीज हुई, और चूंकि इस तरह की चीजें हो रही थी, तो ये बातें मीडिया में भी पब्लिश हुई, इससे क्यूरियोसिटी भी बढ़ी। और क्योंकि उस वक्त सुभाष घई का नाम भी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक हिट्स दिए थे, हीरो, विधाता और मेरी जंग, तो एक नाम भी था उनका। तो इस वजह से ऑडियंस जो थिएटर नहीं जा रही थी, सुभाष घई के नाम पे थिएटर में पहुंची, और देखने के बाद जब कर्मा को बड़े स्क्रीन पे देखा, तो लगा कि नहीं, ये एक मैग्नम ओपस बड़ी चीज है, और देखने में मजा भी है। क्योंकि जितने भी लोगों ने वीसीआर पे इस फिल्म को देखा था, उन्हें पसंद नहीं आई थी फिल्म, क्योंकि होता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं कि जब तक आप बड़े स्क्रीन पे नहीं देखोगे उसका वो मजा ही नहीं आएगा। तो फिर इस तरीके से इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। फिल्म रिलीज हुई, सक्सेसफुल रही, गोल्डन जुबली इसने सेलिब्रेट किया, और हीरो के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट हिट हो गई ये मुक्ता आर्ट्स की। तो 80s के दौर में सबसे बड़ी हिट सुभाष घई की कर्मा ही थी। तो इस तरीके से ये कहानी थी कर्मा के मेकिंग की। अब आते हैं क्विज के ऊपर, जो पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा, डायलॉग बोला था और कहा था कि आपको बताना है कि ये किस फिल्म का डायलॉग है। तो वो डायलॉग ऐसा था कि न मौत आती है न तुम आती हो, जोरा भाई तुम बहुत अच्छा गाती हो। और सही जवाब है मुकद्दर का सिकंदर, और सब लोगों ने, जितने लोगों ने भी जवाब लिखा है, सब ने सही लिखा है। इसका मतलब है कि आप लोग जितने भी हमारे वीडियो देखने वाले हैं, सब बहुत स्ट्रॉन्ग फैन है वो इंडियन सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के खास करके, और अमिताभ बच्चन के फिल्मों के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। एक शख्स ने अपना नाम भी बोला था कि प्लीज हमारा नाम मेंशन कीजिएगा, वो एक रमीज है, नॉर्वे से हैं, और उन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था। तो रमीज साहब कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज का जो सवाल है, आज का जो डायलॉग है, वो कुछ इस तरह से है। हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पे टिका है, शायरी, शराब और आप। एक भी बंबू उखाड़ेंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा। आपको बताना है कि ये डायलॉग किस फिल्म का है। कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।